तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। 24 जनवरी आज, और आज मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसके अलावा कुछ रिवीजन के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि इंडिया इज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया थ्रू विच बोथ कंट्रीज एयर फोर्सेज कुड कंडक्ट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। मतलब दोनों कंट्रीज़ के अगर ऊपर से कभी प्लेन जा रहा है और उनका अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो दूसरा प्लेन जो आएगा वो हमारा, फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया का प्लेन जो है वो इंडिया की जो बाउंड्री है अगर उससे क्रॉस कर रहा है, तो इंडिया की जो एयरफोर्स है दैट विल हेल्प देम फॉर द रिफ्यूलिंग। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल सर जो है ये रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। सो नेशनल मिशन और नेशनल फार्मिंग के बारे में हमें सबसे पहले आज बात करनी है, बिकॉज दे आर टारगेटिंग टू ट्रेन 18.75 लाख फार्मर्स। बिकॉज उनका एक माइंड सेट है जो कि बहुत अच्छा है कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो अच्छे से ट्रेन हो, ताकि वो हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर पाए। सिमिलरली जो है कि हमारा एम था कि 1 करोड़ फार्मर्स को हमें ट्रेन करना है ऑन नेशनल फार्मिंग। उसके लिए 18.75 लाख हम फार्मर्स को ट्रेन करेंगे, ताकि वो आगे हर 4 या 5 लोगों को भी अगर ट्रेन करेंगे तो इस तरीके से हमारा 1 करोड़ का जो टारगेट है वो रीच हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। उसको सेलेक्ट किया गया फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए। तो बेसिकली कभी भी जब ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स आ जाती है, हाई वेव्स आ जाती है, जिसकी वजह से टॉर्नेडोज बन सकते हैं, साइक्लोन बन सकते हैं, तो उनकी अर्ली डिटेक्शन के लिए, ताकि उनसे हम अच्छी तरह सुरक्षा भी अपने इंश्योर कर पाए, तो इसीलिए ही इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये पुरस्कार दिए जाने के लिए सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 18th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस टू बी हेल्ड इन गांधीनगर ऑन 30th से 31st जनवरी 2025। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 18th एडिशन है इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन बेंगलुरु। एंड हम बात करी जाए तो जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम जानते हैं वे 2023 में मनाया गया था। तो सिमिलरली अगर हम बात करी जाए 2025 में, तो 2025 बेसिकली नोन एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर क्वांटम साइंसेज। अगर हम 2024 की बात करी जाए तो दैट वाज रिमेंबर एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर कैमिलिट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे धनंजय शुक्ला सर के बारे में। ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जिस तरीके से हमारे पास चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए ICAI होता है, उसी तरीके से हमारे पास कंपनी सेक्रेटरीज जो होते हैं प्रोफेशन, उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया होता है, जिसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं धनंजय शुक्ला सर। नेक्स्ट बात करेंगे 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट डिजिटल डील फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एडवांस AI डेटा सेंटर हैज़ बीन साइंड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे AWS जो कि अमेजॉन वेब सर्विसेज है। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $8.3 बिलियन इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र। एंड लास्टली बात करेंगे अब ओवरनाइट VRR ऑक्शन जो RBI कंडक्ट करने वाला है, वर्थ ₹2 ट्रिलियन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, बाकी जो न्यूज़ थी वो तो कुछ खास थी नहीं। तो VRR वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन होता है। अब हम सब जानते हैं कि जो रेपो रेट होता है, इट्स द रेट एट विच बैंक्स टेक लोन फ्रॉम RBI, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ लोन। बेसिकली जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो पैसा ही है जिसको बेचने की बात होती है। तो रीपरचेज बोलते हैं, रेपो की जो फुल फॉर्म होती है, जिसके अंतर्गत जो सिक्योरिटीज़ हैं, बैंक जो है वो सिक्योरिटीज सेल करता है RBI को, और RBI उसके बदले बैंक को पैसे देता है। बट दिस ट्रांजेक्शन इज अ रीपरचेज एग्रीमेंट के आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी विल रीपरचेज दो सिक्योरिटीज फ्रॉम RBI एंड देन बैंक को RBI को पैसा देना पड़ेगा। और फिर जब वो पैसे देगा तो वो एक हायर रेट पर हमारे ज़्यादा अमाउंट पे करेगा, तो उसको इस तरीके से माना जाता है कि एक तरीके से लोन लिया जाता है। बट खैर अभी क्या सिचुएशन आ रही है कि जो हमारे इन्फ्लेशन है दैट इज 5.22% एंड दैट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, ऑल्दो इट इज लेस देन 6%, बट एट द सेम टाइम हमारा जो GDP है वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत ही टाइट सिचुएशन है अभी। इसीलिए ही जो CRR है वो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में RBI ने कम कर दिया था। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, CRR ही क्यों कम करा, रेपो रेट क्यों नहीं कम करा। अब रेपो रेट अगर कम करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है और उसका नुकसान क्या होता है वो हम समझेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर। तो मान लो कि आप पहले आपका ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, ठीक है। अब लोन चल रहा है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, अब एकदम से सोसाइटी में क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब लोन आपने फॉर एग्जांपल एक दुकान जो है वो किराए पे ले ली, अब आपको उस दुकान का किराया भी देना है, और जो आपने अपना वर्किंग कैपिटल के लिए
अपना दुकान वगैरह चलाने के लिए आपने बैंक से भी लोन ले रखा है। अब अगर दोनों चीज़ें देखा जाए, अब एक तो आपके पास हो गया इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर एग्जांपल कि आपने जिसके दुकान आपने किराए पे लिया आप उसको रेंट देते हो, और एक हो गया फॉर्मल सेक्टर बैंक, जिससे आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रखा है। अब सब कुछ सही चल रहा है, आपका धंधा वगैरह सब सही चल रहा है, बहुत अच्छे से आप दोनों जगह अपने लोन्स जो है वो रीपे कर पा रहे हो, और आपकी फैमिली बहुत खुश है, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे उनको लाइफ प्रोवाइड कर पा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली जो है वो एक्सपेंड भी कर रही है। अब आपकी फैमिली जो है वो ज़्यादा स्पेंड कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है गुड्स की। अब जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो उससे प्राइस भी बढ़ता है, और इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब आरबीआई देख रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत अच्छा सब कुछ इसके घर में अच्छा चल रहा है, इस वजह से ये इसके घर वालों में इसके वाइफ जो है, इसके पेरेंट्स जो है, इसके जो बच्चे जो है बहुत सारे खर्चे करें, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं रेपो रेट बढ़ा दूंगा। रेपो रेट बढ़ा दूंगा तो जो लोन है वो बैंक्स के लिए कॉस्टली बन जाएगा। अब बैंक्स के लिए कॉस्टली बन जाएगा तो जो दुकानदार है जिसने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया था उसको भी बैंक महंगे में लोन देगा, तो नेक्स्ट जो उसकी ईएमआई होगी वो ज़्यादा कॉस्टली होगी। अब क्योंकि वो कॉस्टली हो पाएगी, तो जो जितना अभी उसके पास प्रॉफिट बच रहा था उसमें से जब वो ईएमआई अपनी पे कर रहा था, अब उसको ज़्यादा ईएमआई पे करनी पड़ेगी, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। जब उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो अपने घर पे कम खर्चों के लिए पैसे दे पाएगा। जब कम खर्चों के लिए पैसे दे पाएगा तो उसके घर वाले जो बच्चे और जो फैमिली है वो कम शॉपिंग कर पाएंगे। जब कम शॉपिंग कर पाएंगे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार प्राइस डिक्रीज हो गया तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अ, इस वजह से रेपो रेट कम किया जाता है। बट इस बार सीआरआर जो है वो कम करा था। अब वो क्यों कम करा था, बिकॉज वी ऑल्सो नीड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू हैपन। अगर रेपो रेट ही बढ़ा देते तो उस केस में क्या होता था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाती है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही कम हो जाएगी तो जीडीपी कैसे ग्रो कर पाएगी, तो इसलिए सीआरआर कम कर दिया। अब सीआरआर कम करने से क्या हो गया कि नाउ द ईएमआई फॉर दैट पर्टिकुलर टेनेंट वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। बट अब एक कोई दूसरा उसका जो दोस्त था वो भी जो गांव से आया था शहर में, बट उसको लोन नहीं मिल रहा था, वो भी अपनी दुकान खरीदना चाहता था, सॉरी दुकान एक किराए पे लेना चाहता था और वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना चाहता था वो बैंक से। बट बैंक के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि बैंक ने तो पहले ही उसके दोस्त को सारा का सारा पैसे दे रखा है। लेकिन उसका दोस्त जो है वो भी तो चाहता है ना कि वो भी कामयाब बने, और अगर वो कामयाब बनेगा तो उसी के साथ साथ देश भी कामयाब बनेगा। तो सीआरआर जो है वो रिड्यूस कर दिया था आरबीआई ने, जिसका मतलब होता है कि सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर सपोज टू कीप विद आरबीआई, ताकि अगर कभी बुरा कभी वक्त है तो आरबीआई के पास इतना पैसा हो कि वो जो उनके लाइबिलिटीज़ है, जो लोग जिन्होंने अपना डिपॉजिट जमा कर रखा है, तो वो उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए। तो अब आरबीआई ने वो रिड्यूस कर दिया, तो बोल दिया कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ में से 4.5 करोड़ रुपए मेरे पास रखने की जरूरत नहीं, अब तुम सिर्फ 4 करोड़ रुपए रखो, बाकी ये जो 50 लाख है तो वो भी आगे लैंड कर सको। अब जब आगे लैंड करने की बारी आ गई तो जो उस दुकानदार का दोस्त था गाँव वाला वो भी आया, उसने भी लोन ले लिया। अब उसने भी लोन ले लिया तो उसने भी अपनी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू कर दी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू कर दी तो उस चक्कर में अब ग्रोथ भी हो रही है उस पर्टिकुलर इंसान की, और साथ साथ पूरे देश की भी हो रही है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ बढ़ पा रही है। दैट इज वाई सीआरआर कम हुआ था और रेपो रेट कम नहीं हुआ था। सॉरी, रेपो रेट बढ़ाया नहीं गया था। और उसी के चलते चलते इन्फ्लेशन भी हमारी कंट्रोल में आ गई, और अभी रिसेंटली देखेंगे तो जीडीपी का जो नंबर है वो भी हमें थोड़ा बेहतर होते हुए दिखाई देना चाहिए। अब बात करते हैं रेट वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शन की। तो ये ऑप्शन क्या होता है, अब जो ये सिचुएशन आ गई है, इस सिचुएशन में आरबीआई ने क्या करा था, आरबीआई ने सीआरआर जो है वो रिड्यूस कर दिया था ताकि मार्केट के पास पैसा आए, मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करा जाए। सिमिलरली ये वेरिएबल रेपो रेट जो ऑप्शन है ये भी इसलिए करा गया है ताकि अभी भी सीआरआर कम करने के बाद भी जो इन्वायरमेंट जो इकोनॉमी उसमें लिक्विडिटी नहीं है। तो अब वेरिएबल रेट रेपो जो है उससे क्या होगा, उससे भी वो चाहते हैं कि ये एक ऑप्शन करवाया जाएगा। अब नॉर्मली रेपो रेट जो होता है दैट इज फिक्स्ड कि हाँ भाई 6.5% है, लेकिन 6.5% पर अगर बैंक लोन लेना ही नहीं चाहता है तो ये ऑप्शन करा जाएगा, थोड़ा सा उससे कम रेट रखा जाएगा, और बैंक्स की बोलियां लगाई जाएंगी कि कौन फॉर एग्जांपल 6.45% पे लेना चाहता है, कौन 6.4% पे लेना चाहता है, कौन 6.35 पे लेना चाहता है। तो ऑब्वियसली धीरे से शुरू होगा और ऊपर ऊपर जाता रहेगा। तो जो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बट बिलो 6.5 पे जो भी बोली लगाया उसको लोन दे दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा बैंक्स को। और दिस इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। एंड जब कभी लगता है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है तो इन ऑर्डर टू विड्रॉ दैट अकोमोडेशन तो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शंस भी कराए जाते हैं, जिसमें वो जो हमारा अभी रिवर्स रेपो का जो रेट चल रहा होगा उससे ऊपर
रेट पर ऑक्शन लगाया जाएगा कि कौन इतना ज़्यादा आरबीआई देना चाहता है आपको इंटरेस्ट, अब कौन हमसे लोन हमें लोन ले देना जाएगा। तो इस चक्कर में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है, जिससे जो हमारा मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में कंट्रोल रहे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर आपको कुछ और भी डाउट वगैरह हो या कोई भी अगर और डिस्कशन करना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी मेरी चीज़ से असहमति हो तो भी ज़रूर बताना। बाकी एक बार टेलीग्राम पे द कूल स्कूल चैनल अगर सर्च करोगे जो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल है, तो आपको पता चलेगा कि हम और भी किस तरीके से डिस्कशन करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने करंट अफेयर्स एंड क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड दे just use each and other to become a better version of themselves every other day. That is it from my side. Do check out the Cool School on Telegram and thank you so much for listening to me. मिलेंगे कल, तब तक के लिए I am proud of you.